नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी 7 to 8 में। आज ये वीडियो पॉलिटी की वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग अपने संविधान में एक उद्देशिका या प्रस्तावना नाम से चैप्टर है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे इस चैप्टर से। आप तो सबसे पहले जानते हैं कि उद्देशिका है क्या। जैसा कि आपको इसके नाम से ही डिसाइड हो रहा है, उद्देशिका, ये देखिए इसका नाम है। इसी को दूसरे फॉर्म में या दूसरे नाम में इसको बोला जाता है प्रस्तावना। प्रस्तावना, ठीक है। तो ये है क्या, तो देखिए उद्देशिका का सीधा सा मतलब होता है कि जो संविधान सभा ने संविधान निर्माण किया था, तो संविधान निर्माण करने का उद्देश्य क्या था। ठीक, तो संविधान जो भी अपना भारत का संविधान बना है, उस संविधान का क्या उद्देश्य है, ये आपको इस उद्देशिका से समझ में आ सकता है। उद्देशिका को ही प्रस्तावना नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं संविधान में इसकी स्थिति क्या है, कब आया, कैसे आया, क्या है कि। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था जब आपकी संविधान सभा बनी थी। तो उसके बाद 13 दिसंबर, ठीक है, 13 दिसंबर आपको 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देशिका को प्रस्तुत किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उद्देशिका को प्रस्तुत किया, उसके बाद यहाँ पर आपका तारीख थी जनवरी, 22 जनवरी और 14/7, ठीक है, 1947, मतलब 22 जनवरी 1947। इस दिन क्या हुआ कि संविधान सभा ने ये स्वीकार किया कि ये उद्देशिका को संविधान में सम्मिलित किया जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें, ये देखिए संविधान में ये आपको डेट लिखी होगी 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को यह संविधान में अंगीकृत किया गया, मतलब संविधान में जोड़ दिया गया। जब आपका संविधान बन के तैयार हुआ था, ठीक है, तो उसमें इसको जोड़ दिया गया। तो एक बार बताएंगे जरा कितने दिन में बन के तैयार हुआ था जी। 2 साल 11 महीना 18 दिन में ये बन के तैयार हुआ था। जब तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तब इसको प्रस्तावना को संविधान में अंगीकृत कर दिया गया था। ठीक है, इसको थोड़ा जानते हैं और अभी इससे क्वेश्चन किस प्रकार बन सकते हैं वो भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो सबसे पहले इनका आपको रट लेना है, सीक्वेंस याद होना चाहिए कि सबसे पहले क्या आता है। तो सबसे पहले आता है संप्रभु, ठीक, संप्रभुत्व संपन्न। दूसरे नंबर पे आता है आपका समाजवादी, तीसरे पे पंथ निरपेक्ष, चौथे पे है लोकतांत्रिक और पांचवें पे है आपको गणराज्य। ठीक, आपको ये उद्देशिका बिल्कुल रटनी है क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। कैसे बनते हैं अभी आपको दिखाए जाएंगे। तो देखिए जो शुरुआत में जब ये संविधान में अंगीकृत की गई थी, तब उसमें ये 3 शब्द नहीं थे। कौन कौन से 3 शब्द नहीं थे? पंथ निरपेक्ष आपका नहीं था, ठीक, और आपका यहाँ पे समाजवादी नहीं था। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, और आपकी अगर बात करा जाए तो यहीं पे एक नीचे टर्म मिलेगा अखंडता। ठीक है, तो अखंडता भी उस समय संविधान में नहीं थी। तो ये 3 जो हैं, 3 शब्द जो है, इनको जोड़ा गया था आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 3 शब्द आपके जोड़े गए थे, 42 अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में 22वां संविधान संशोधन हुआ। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें 3 शब्द जोड़े गए आपके, अखंडता जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष की जगह आपको कभी कभी धर्मनिरपेक्ष भी लिखा आ सकता है। अब इसका मतलब जानते हैं। तो पहले एक चीज़ और जानते हैं कि यह संविधान का भाग है या नहीं है। तो देखिए संविधान का भाग है प्रस्तावना। तो केशवानंद भारती मामले में बताया गया था। ठीक है, कौन सा मामला था? केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामले में आपको बताया गया था कि ये संविधान का भाग है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरीके बन सकते हैं। जरा एक बार क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन देखिए, लिखा है भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। ठीक, एक बार क्वेश्चन देखेंगे, अभी फिर से इसका एनालिसिस करेंगे और फिर याद करेंगे कि क्या है, इसका क्या जवाब होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को, मतलब भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो भारतीय संविधान के उद्देश्यों को कौन प्रतिबिंबित करता था, ये आपको पता होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। ठीक, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया है कि कब ये स्वीकार किया था। आइए चलते एक बार फिर से हम लोग अपने प्रस्तावना की तरफ और समझते हैं कि उसमें क्या चीज़ है। एक बार इसकी शब्दावली को पहचानिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कितने न्याय हो गए? ये न्याय की बात कर रहा है। न्याय कितने आपके? 3 न्याय। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 न्याय हैं, 3 तरीके के न्याय। फिर उसके बाद स्वतंत्रता की बात करें तो देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 5 स्वतंत्रताएं आपको प्राप्त हैं। तो न्याय कितने प्रकार के प्राप्त हैं आपको? 3 प्रकार के। स्वतंत्रता कितने प्रकार की प्राप्त है आपको? 5 प्रकार की। सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस। ठीक है, कि क्या बोलते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अगला बात करें तो समता की बात करें तो 2 प्रकार की समता आपको, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता, मतलब अवसर मिलने चाहिए इसकी समता। ठीक है, अभी इन शब्दों का मतलब क्या है इसको भी थोड़ा डिटेल में समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी प्रस्तावना के बारे में हम लोग जान लेते हैं। फिर समता भी आप समझ गए कि 2 प्रकार की समता है, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, न्याय 3 प्रकार का है। ठीक है, फिर उसमें देखेंगे आप कि राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये 2 शब्द और है। राष्ट्र की एकता, अखंडता और यहाँ पे गरिमा भी है, ये 2 शब्द और है। ये कब अपनाई गई थी? तो 26 नवंबर 1949 को ये संविधान में इसको अंगीकृत किया गया था, लेकिन इसे संविधान का भाग नहीं माना जाता था। फिर केशवानंद भारती मामले में इसे संविधान का भाग माना गया। ठीक है, अब इसका मतलब एक बार समझ लेते हैं, शब्दों का क्या मतलब है। तो देखिए यहाँ पर सामाजिक का मतलब है, पहले यहाँ से फर्स्ट से शुरू करते हैं। देखिए आपका सबसे पहले आया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब है जो भारत है इसके ऊपर किसी और देश का दबाव नहीं है, ये अपनी तरीके से अपनी प्रभुता को बनाए हुए है, मतलब पूरी तरीके से फ्री है अपने न्याय, अपने डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, अपने कार्यों के लिए पूरी तरीके से फ्री है, मुक्त है मतलब। फिर अगली बात करें तो समाजवादी। समाजवादी की बात करें तो जो संविधान है इस समाज की बात करता है। यहाँ पे समाज के बारे में सोचा गया है। जैसे आपने कभी एक टर्म सुना हो पूंजीवादी, तो उनका मेन उद्देश्य जो होता है वो पूंजी कमाना होता है। उसी प्रकार समाजवादी जो लोग होते हैं उनका मेन उद्देश्य होता है समाज के बारे में सोचना और उनके लिए कार्य करना। फिर यहाँ पे बात करें तो लिखा है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष, ये आपको 2 तरीके के टर्म मिल सकते हैं। ठीक है, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष, दोनों में अंतर क्या है थोड़ा ये समझ लेते हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि राज्य, मतलब किसी भी राज्य को, वैसे संविधान की जो बुक है उसमें आपको राज्य मतलब देश की बात करते हैं, राज्य लिखा होता है, इसका मतलब है देश की बात हो रही। तो जो देश है या राज्य है अपना, वो संप्रभु क्या बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष इसका मतलब वो किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। राज्य का कोई स्वयं का धर्म नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमारा भारत जो है ना कोई हिंदू राष्ट्र है ना मुस्लिम राष्ट्र है। तो यहाँ पर इसका सीधा सा मतलब है कि राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं है, ये एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। दूसरी बात करें आप लोकतंत्र है जैसे, तो लोकतंत्र का शाब्दिक सा मतलब है कि लोगों की सरकार है। यहाँ लोग जो है वो सरकार को कंट्रोल करते हैं। सरकार की पूरी तरीके से मुक्ति प्राप्त नहीं है कि सरकार जो मन करे अपने हिसाब से काम कर सकती है, तो लोगों का उनमें हस्तक्षेप रहता है। ठीक है, तो ये लोकतंत्र का मतलब होता है। यहाँ पे आपकी बात करें गणराज्य की, तो इसका मतलब होता है कि जो यहाँ का शासन होता है, मतलब शासक होगा, जैसे राष्ट्रपति है, ठीक है, या प्रधानमंत्री है, ये सब है, तो ये लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, ये गणराज्य का मतलब होता है। फिर अभी बात करें अगर यहाँ पर करें अगर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो यहाँ पर सामाजिक का मतलब होता है कि समाज के सभी लोगों को बराबरी का न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, सामाजिक मतलब बराबरी प्राप्त हो, ऐसा न्याय मिलना चाहिए। फिर आर्थिक की बात करें यहाँ पर, तो कहने का मतलब है कि सब लोगों को आर्थिक न्याय प्राप्त हो। आर्थिक न्याय का मतलब सबको काम करने का, पैसा कमाने का, सबको बराबर का अधिकार दिया जाना चाहिए, सबको न्याय प्राप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी आपको बढ़ावा दें, किसी एक को बढ़ावा दें और दूसरे को आप मतलब काम करने के लिए या पैसा कमाने के लिए आप रोक टोक करें। ठीक, ये आर्थिक न्याय की बात करता है। फिर वहीं पे बात करते हैं राजनीतिक न्याय की, तो राजनीतिक न्याय का मतलब है कि यहाँ सभी के लिए राजनीति के दरवाजे खुले हैं।
ठीक, सभी को न्याय प्राप्त है। जो जिसकी इच्छा पड़े वो राजनीति में अपना जा सकता है और इसके जो शासन है या इसकी जो संस्थाएं हैं उनसे बराबरी प्राप्त कर सकता है या उनसे न्याय की उम्मीद कर सकता है। फिर यहाँ पे अगली बात करें, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर बोला गया है कि सब लोगों को ये स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो अपने विचारों को प्रकट कर सके। ठीक है, जैसे अब हमारे दिमाग में या हमारे मन में कोई विचार आता है तो हम उसको प्रकट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अभिव्यक्ति का भी वही मतलब है कि हम अपने आप को शो कर सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं। विश्वास की बात करें तो यहाँ पर विश्वास जो है इसकी स्वतंत्रता प्राप्त है, हम अपने आप से स्वतंत्र है कि हम किसी के ऊपर विश्वास करें या ना करें। फिर यहाँ पे अगर धर्म की बात करें तो हमारा क्या धर्म होगा, क्या रिलीजन होगा, क्या धर्म होगा, किसकी पूजा करेंगे, ये सब इसके लिए हम लोग पूर्णतः मुक्त हैं। हमारी जो इच्छा होगी वो हम अपने हिसाब से धर्म को अनुपालन कर सकते हैं धर्म का। ठीक है, उपासना के मतलब पूजा पाठ जो है उसकी बात करता है, तो उपासना की स्वतंत्रता है, जो इच्छा पड़ेगी जिनकी उनकी पूजा करेंगे। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तो सबको प्रतिष्ठा, इसका मतलब सम्मान का जीवन जीने के लिए, ठीक है, सम्मान का जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अवसर मतलब सबको अवसर प्राप्त किए जाएंगे ताकि वो समानता से जीवन को जी सके। ठीक है, बराबर के अवसर प्राप्त किए जाएंगे। समता तो आप समझ गए होंगे, समानता का यह मतलब है। फिर अब देखते हैं आगे, उसमें लिखा है राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होंगे। इसका मतलब है कि जो देश की गरिमा को, गरिमा का मतलब है एक तरीके से इसके रिस्पेक्ट को, ठीक है, देश की गरिमा को बढ़ाए, देश की गरिमा को अगर कोई बढ़ाता है, ठीक है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है, मतलब राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखता है और इसकी एकता को बनाए रखता है, ऐसे बंधुत्व की भावना का विकास किया जाएगा। ठीक है, तो ये शब्द आप याद रखें कि कौन कौन से हैं। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और वहाँ पे और सारी जानकारी आपको प्राप्त हो। तो देखिए, जैसा कि आपको ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपने 2 मिनट भी पुश करके वीडियो को वहीं पर पढ़ा है, संविधान की जो प्रस्तावना है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसा कि आपके उसमें लिखा था कि सामाजिक, ठीक है, और आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक हो गया आपका, आर्थिक हो चुका है आपका, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई थी। ठीक है, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई थी, आप एक बार फिर से समझ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो चुका है, आपका आंसर हो चुका है यहाँ पे 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, मतलब भारतीय संविधान के जो उद्देश्य हैं उनको कौन बताता है। तो जो प्रस्तावना है, मैंने पहली ही लाइन में बताई थी, प्रस्तावना मतलब उद्देशिका को उद्देश्य ही होता है कि भारतीय संविधान के बारे में बताए कि इसमें क्या है। ठीक है, फिर निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। तो देखिए, ये मामला था केशवानंद भारती मामला। ठीक है, केशवानंद भारती मामले में केशवानंद भारती मामले ने सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक भाग है। अगर संविधान का भाग है, इसका मतलब कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। जो चीज़ संविधान का भाग होती है उसमें संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, फिर वहीं बेरूबारी केस 1960 में आप बताया गया था कि प्रस्तावना जो है ये इसका भाग नहीं है। वहीं केशवानंद भारती की बात करें तो ये आपका 1973 का केस है। ठीक है, 1973 का केस है जिसमें बताया गया था कि संविधान का भाग है प्रस्तावना। बेरूबारी केस में बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि बेरूबारी केस 1960 में आपको बताया गया था, बेरूबारी केस 1960 में बताया गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। और केशवानंद भारती मामले में आपको बताया गया था कि ये संविधान का भाग है। ठीक है, फिर अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये संविधान का भाग है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा। ठीक है,
संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान को जो संविधान की प्रस्तावना है इसको बोला था एक पवित्र दस्तावेज बोला था। और वहीं पर जो मौलिक अधिकार है उनको संविधान की आत्मा और हृदय बोला था। याद रखें, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संदर्भ में बात हो रही है। अगला क्वेश्चन चलें। लिखा है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातंत्र गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? ठीक है, तो अगर जन्म कुंडली की बात करें, प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा था के.एम. मुंशी ने, तो के.एम. मुंशी आपका सही जवाब है, के.एम. मुंशी ने कहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आया है आपको। ठीक है, लिखा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? अभी जस्ट एक मिनट भी नहीं हुआ होगा, इसके मैंने पहले बताया था कि मूल अधिकारों को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। याद रखिएगा, उन्होंने कहा था। यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया गया है, यहाँ पर उद्देशिका की बात हो रही है, उद्देशिका को माना जाता है। लेकिन यदि कहीं पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आ जाता है तो वो कथन सत्य हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने मूल अधिकारों को बोला था और बाकी अन्य लोगों ने या और संविधान में उद्देशिका को आत्मा कहा गया है। आप देख सकते हैं कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है तो कितने बार आ चुका है आप। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया उद्देशिका। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मूल अधिकारों को कहा था, यहाँ पे उनका नाम की बात नहीं की गई है, इसीलिए इसका आंसर उद्देशिका सही होना था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? याद कीजिए जरा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हुई थी, सही है। धार्मिक क्या न्याय की बात हुई थी? धार्मिक न्याय की तो कोई बात ही नहीं होती, धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। ठीक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीन प्रकार के तो न्याय की बात हुई थी। तो ये तीनों ऑप्शन सही है आपका। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? धार्मिक न्याय जो है आपका आंसर गलत हो चुका है इसमें, मतलब यही सही इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? अब याद कीजिए कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी आपको? 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी। अगर याद आए तो कौन कौन सी स्वतंत्रता थी? पहला विचार की स्वतंत्रता थी, ठीक है, विचार की स्वतंत्रता थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, ठीक है, और यहाँ पे आपको उसके बाद विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त थी, विश्वास की स्वतंत्रता प्राप्त थी, और अगर बात करें तो उपासना की स्वतंत्रता भी प्राप्त थी। 5 प्रकार की स्वतंत्रता थी। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो याद कीजिए, विश्वास की स्वतंत्रता थी, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं थी, आर्थिक तो न्याय था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो यहाँ पर ये आपका आंसर जो हो चुका है यही सही है, बाकी जो ऊपर के दोनों थे वो आपके गलत हैं। ठीक है, उसमें नहीं की बात की गई, अगर नहीं की बात हम लोग करते हैं तो ये नहीं था उसमें। ठीक, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी था और पंथ निरपेक्ष, इसको सम्मिलित किया गया था, इसको सम्मिलित किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। संप्रभुता शब्द जो है ये प्रभुता संपन्न, ये पहले ही था, और लोक कल्याण ये अभी तक आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होना था ये शब्द लोक कल्याण जो है वो पूरे संविधान में की उद्देशिका में नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? याद कीजिए, धर्मनिरपेक्ष का मैंने शाब्दिक अर्थ बताया था कि भारत का स्वयं का कोई धर्म नहीं है, तो भारत में अनेक धर्म है, ये तो पहले से सही था। ठीक, कह रहा सही भाव प्रकट करता है। यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष शब्द, इसका आपको मतलब बताना है। तो देखिए लिखा है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये आपका सही जवाब होना था। ठीक है, ये आपका सही जवाब होना था, ये वाला आपका ऑप्शन जो है ये नहीं होना था। आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही मतलब क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष की डेफिनेशन एक तरीके से बतानी, तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ये आपका सही जवाब है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है आपको, क्या लिखा है ध्यान दीजिए। लिखा है हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग
भारतीय संविधान में कहाँ है? तो अगर आपने पहली ही लाइन पढ़ी होती प्रस्तावना की, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे, तो पहली लाइन में ही लिखा था प्रस्तावना की यही चीज़, प्रस्तावना की पहली लाइन में इस चीज़ को व्यक्त किया गया था। तो आई होप इसका आंसर आप समझ गए होंगे। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चलें, लिखे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। याद कीजिए, मैंने बताया था आपको कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। अगर याद हो आपको, तो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, और कब हुई थी ये 42वें संविधान संशोधन? तो हुआ था ये 1976 में। तो कह रहा शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो पहला, दूसरा, तीसरा नहीं थे, तो ये आंसर हो गया सही। ठीक, उस समय ये वाला शब्द सम्मिलित था, लेकिन ये तीनों नहीं थे। देखिए क्वेश्चन आप समझ लीजिए अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो लिखा है, पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गोत्वा उद्देशिका बना। यही जो प्रस्ताव था, ठीक है, इसी को ही बाद में उद्देशिका का रूप दिया गया। सही क्वेश्चन है, मतलब ये ऑप्शन सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तो कह रहा है इसकी प्रकृति जो है वो न्याय योग्य नहीं है। ये आपका सही जवाब है। लिखा है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। देखिए, इसको थोड़ा जानते हैं। जो प्रस्तावना है, इसमें जो शब्द लिखे हैं वो न्याय योग्य नहीं है, क्योंकि हम लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इतनी चीज़ों की स्वतंत्रता प्राप्त है और समानता प्राप्त है, उसका हम लोगों को क्या बोलते हैं, उतनी समानता प्राप्त नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये इसकी प्रकृति जो है वो न्याय संगत नहीं है, ये न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। लेकिन इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये ऑप्शन गलत है। आपको अगर थोड़ा सा याद हो, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसका संशोधन करके 3 शब्द जोड़े गए थे। तो अगर 3 शब्द जोड़े जा चुके हैं, तो फिर ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, इसका मतलब आपका तीसरा जिसमें भी होगा वो खत्म हो गया। तो एक ये खत्म हो चुका है, एक ये खत्म हो चुका है। ठीक है, बाकी कौन से दोनों बचे? पहला और ए वाला और बी वाला। इसमें देखिए, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता। ठीक है, संविधान के जो इसमें प्रावधान है, उनको किसी भी विधि से प्रस्तावना उनको कुछ हटा वगैरह नहीं सकता है। जो मूल मतलब उसके शब्द हैं या मूल चीज़ें हैं, उनको हटाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन भी आपका सही है। तो बी वाला जो है आपका यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, लिखा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? याद कीजिए कि जरा 1900 कब, अगर याद करें आप थोड़ा, अगर याद करें तो आप देखिएगा कि 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। अगर वो 3 शब्द 1976 में 42वें संविधान के तहत आए, तो 1975 में तो वो नहीं होंगी। तो कौन सा शब्द था? अखंडता। अखंडता शब्द था, ठीक, समाजवादी शब्द था, और पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे आपके कब? 1976 में। तो 1975 में डेफिनेटली ये शब्द नहीं होंगे। तो ये आपका ऑप्शन सही होना था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? धर्मनिरपेक्ष की बात करें तो धर्मनिरपेक्ष जो है, पहली ही लाइन जब आपने पढ़ी थी कि प्रभुत्व संपन्न, ठीक, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, मैंने आपको बताया था वो, ठीक है, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक, अगर उसकी बात करें तो धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष प्रस्तावना में आया था, और इसी शब्द को 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान के तहत। ये आप अच्छी तरीके से जान चुके होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। लिखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। याद कीजिए, अभी बताया था आपको कि 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द जो हैं वो जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे?
धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता कब जोड़े गए थे? 1942 में जोड़े गए थे। तो ये सही जवाब होना था। आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। याद कीजिए, इनमें से वो कौन सा शब्द था जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत? तो संप्रभुता ये तो पहले से था, व्यक्ति की गरिमा ये पहले से था, निजता भी पहले से है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, ये दो शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? किस संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया है? तो अगर बात करें तो इसका तो सिंपल सा आंसर है कि समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया था वो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन मुझे यहीं बीच में याद आ रहा है कि जो प्रस्तावना है संविधान में, अपने भारत का जो संविधान है इसको विभिन्न देशों के से लिया गया है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से लिया गया है। तो प्रस्तावना को जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समता, समानता, भ्रातृत्व की बात करी गई है। तो थोड़ा सा आप अगर याद करें, ठीक है, तो थोड़ा सा अगर याद करें तो एक बार याद कीजिए, न्याय कितने प्रकार की, 3 प्रकार के न्याय की बात हुई थी। इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन खत्म हो चुका है, ये ऑप्शन खत्म हो चुका है और ये ऑप्शन आपका खत्म हो चुका है। सीधी सी बात देख लीजिए। न्याय की बात करें, एक बार फिर से उद्देशिका में हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहली लाइन में आपको न्याय की बात, यहाँ पे ये न्याय की बात की गई। कितने प्रकार की न्याय है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय है। अगर स्वतंत्रता की बात करें तो आपकी कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इतनी स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। फिर वहीं पे अगर बात करें समता की तो 2 प्रकार की समता है आपकी, अवसर की समता, प्रतिष्ठा की समता। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। यहाँ पे राष्ट्र की एकता और अखंडता और गरिमा, इन 3 शब्दों का और उपयोग किया गया है। तो फिर से आप वापस क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन को, न्याय कितने प्रकार का था? 3 प्रकार का था। स्वतंत्रता कितने प्रकार की थी? 5 प्रकार की थी। समता कितने प्रकार की? आपकी 2 प्रकार की समता थी। प्रतिष्ठा की समता थी और अवसर की समता थी। वहीं अगर बात करें भ्रातृत्व की तो 1 प्रकार का भ्रातृत्व की बात की गई है। ठीक है, तो यहीं के साथ ये आपकी वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाए नहीं। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं, कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चन में आपको क्रम से शब्द लगाने को आ जाते हैं। जो न्याय है, कौन कौन से न्याय, इनका क्रम क्या है संविधान की प्रस्तावना में, इन शब्दों को क्रम से लगाने में आ जाता है। मतलब जैसा प्रस्तावना में लिखा है वैसे ही आपको सीक्वेंस से लगाना होता है। तो आपको क्या करना है कि प्रस्तावना को एक बार अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, बाकी रिवीजन के लिए आप ये वीडियो बाद में भी देख सकते हैं, पेपर के पहले भी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।